नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। हफ्ते भर के भीतर बिहार के दूसरे शहर में बड़ा धमाका हुआ। भागलपुर के बाद गोपालगंज धमाके से दहल उठा। बुधवार सुबह गोपालगंज के बथुआ बाजार इलाके में एक धमाका हुआ जिसमें एक शख्स के चीथड़े उड़ गए, जबकि एक और शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाके में पूरा मकान जमींदोज है। जांच के लिए एफएसएल और एटीएस की टीम पटना से रवाना हो चुकी है। गोपालगंज का बथुआ बाजार इलाका बुधवार सुबह 10 बजे धमाके की आवाज से थर्रा उठा। लोग अपने अपने काम में लगे थे और कुछ लोग काम के लिए निकल रहे थे। तभी बथुआ बाजार के इस मकान में हुआ एक जबरदस्त धमाका। पूरा मकान चंद सेकंड में ही मिट्टी में मिल गया। घर की एक एक ईंट हवा में उड़ गई और इस मकान में मौजूद हलीम मियां की मौत हो गई। आदमी को मालूम नहीं है, अभी तो हम मस्जिद में काम कर रहे थे। यहाँ पे मस्जिद है ना, उसमें लाइट के काम कर रहे थे। उसके बाद हम आए तो तोड़ के आए तो बस सिलेंडर फटा है। अच्छा अच्छा, तो मरा है आपके पिताजी हैं, क्या नाम है उनका? हलीम मियां। हलीम मियां। अच्छा, और कोई मरा है? अब पता नहीं है सर, अब देखना पड़ेगा। धमाका इतना जोरदार था कि 55 साल के हलीम मियां के बदन के चीथड़े उड़ गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने अपने घरों से निकल आए। इसकी चपेट में आकर एक और शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अख्तर आलम को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है, लेकिन घटना के बाद से ही परिवार के लोग गायब हैं। ब्लास्ट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा था। एक ब्लास्ट हुआ है और उसके लिए उस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँच पाए। उसके लिए हम लोगों ने एफएसएल की जो बैलिस्टिक टीम है उनको बुलाया है और इसके साथ ही जो बीडीएस की टीम है उनको भी हम लोग बुला रहे हैं। और हम लोग जो घटना स्थल है उसको सील कर दिया गया है। एहतियातन जो आसपास के मकान थे उसको हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को हटा रहे हैं। और जब बीडीएस की टीम आएगी अंदर जाके प्रोजेक्ट्स को सील करेगी और उसके बाद देखेगी कि घटना का कारण क्या है और उसमें जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ें होंगी उनकी एनालिसिस करेगी। उसके बाद ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे कि घटना की सूचना मिलते ही आसपास के 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि पहली नजर में इसे पटाखे में हुआ विस्फोट बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। हम लोग धमाका किस कारण से हुआ है इसके अभी निष्कर्ष पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं। जांच चल रही है। हम लोगों ने उस अगल बगल के घर को भी, घर के लोग हैं उनको भी रेस्पेक्ट किए हैं। और जो हमारी डिफरेंट टीम, एफएसएल की टीम है, स्निफर डॉग टीम है और भी कई टीम आ रही है, हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल घटनास्थल को सील कर दिया है और डॉग स्क्वाड के अलावा एफएसएल और एटीएस की टीमों को भी बुलाया गया है ताकि मौके पर मौजूद बारूद और दूसरे सबूतों को खंगाला जा सके। गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि ब्लास्ट की जांच के लिए घटनास्थल पर एटीएस और एफएसएल की टीम रवाना हो चुकी है। विस्फोट हुआ है मकान में, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक घायल है। पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर जो आवश्यक कार्रवाई है जांच की वो की जा रही है। घटनास्थल को सील किया गया है। स्पेशल जो टीम है पुलिस की, फॉरेंसिक जांच और जो बाकी टीम है वो यहाँ से रवाना हुई है। वहाँ पहुँच के वो अपना जांच प्रक्रिया प्रारंभ करेगी और उस जांच प्रक्रिया के बाद ही यह पता चल पाएगा कि किस तरह का, किन कारणों से ये मामला हुआ है। और चलिए बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज से, जहां ब्लास्ट की जांच के लिए पहुंची है फॉरेंसिक टीम। मकान में मलबा होने की वजह से जांच पूरी नहीं हुई। कल सुबह बम निरोधक दस्ता पहुंचने पर एक बार फिर जांच शुरू होगी। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गोपालगंज धमाका मामले में, जहां फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची है। मलबा इतना ज्यादा था कि जिस वजह से जांच पूरी नहीं हुई। और अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक कल सुबह बम निरोधक दस्ता भी पहुंचेगा। हो सकता है कि कुछ और भी वहां से जानकारियां मिल पाए, कुछ और भी साक्ष्य जुटाए जा सकें।
तो बड़ी खबर इस वक्त की, गोपालगंज से ब्लास्ट की जांच को फॉरेंसिक टीम पहुंची। हालांकि कल से और भी इस जांच में तेजी आएगी। मकान में मलबा होने के कारण वहां पर जांच करने में आसानी नहीं हो रही है। ऐसे में पूरी टीम पहुंचेगी, बम स्क्वाड की टीम पहुंचेगी और इस पूरे मामले में और भी जो तथ्य हैं और भी जो सबूत हैं उसे इकट्ठा किया जाएगा। गोविंद हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? मलबा कितना है कि जांच रोकनी पड़ी और कल से फिर बम स्क्वाड की टीम जांच करेगी? देखिए, जब ये विस्फोट हुआ तो मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गया और मकान के हर एक कमरे में मलबा बिखर गया। और आज जो है शाम में मुजफ्फरपुर से एफएसएल की एक टीम पहुंची है और अंधेरा होने की वजह से एफएसएल टीम जो है लाइट लेकर जब अंदर घुसी तो पूरा मकान में मलबा गिरा हुआ था। मलबा काफी मात्रा में था जिससे एफएसएल टीम जांच नहीं कर पाई और कल फिर सुबह में एफएसएल टीम जांच करेगी। लेकिन एफएसएल टीम का जो है कहना है, जो वहाँ पे पुलिस अधिकारी है उनका कहना है कि एफएसएल टीम भी बम निरोधक दस्ता टीम आने के बाद जो है फिर अंदर जाएगी, उसके बाद जांच करेगी। क्योंकि मलबा है और मलबा हटाने के बाद इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार यह किस तरह का विस्फोटक सामग्री अंदर था और किस तरह का यह विस्फोट था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए गोविंद। इधर सिवान के गांव में 3 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा है। मौत के बाद 2 लोगों के शव आनन फानन में जला दिए गए। 70 साल के अवध किशोर माझी, 35 साल के कमलेश माझी और 30 साल के नूर मोहम्मद की मौत के बाद परिजन जहरीली शराब से मौत की बात कह रहे हैं। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि उसे अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। सवाल है कि आखिर 3 लोगों की एक साथ मौत का सच क्या है? सिवान में जहरीली शराब से गई 3 लोगों की जान। साजिश के तहत जला दिए गए 2 लोगों के शव। क्या मौत का सच दबाने की कोशिश हो रही है? इन सभी सवालों की वजह है ढेबर गांव के 3 घरों में पसरा मातम। खेत में जलती लाश और खेत से ही बरामद शराब के खाली पैकेट। आके 5 बजे भोर में उनका जगा के ले गो। अच्छा, बहुत रन चलो भाई तो जाके हो गया पीवा ना, भूखल को दारू मिला के देले बड़ी, जहर मिला के दारू। अच्छा, जन्नी भेजी है ये घर है तो बेचाता। सिवान के दरौंदा ब्लॉक के ढेबर गांव के रहने वाली चंपा देवी अपने पति कमलेश मांझी की मौत का सच बयां कर रही हैं। कमलेश मांझी के अलावा गांव के ही रहने वाले अवध किशोर मांझी और नूर मोहम्मद की भी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कमलेश की पत्नी की माने तो गांव में ही नागेंद्र नाम का एक शख्स शराब बनाता है, जिसे गांव के ही एक दूसरे शख्स ने मेरे पति को पिलाया, जो मौत की वजह बनी। भूखल बोके लोग जी भूखल बोके आइस ना हो लइको के जिन पियोवा। अच्छा, हां, खाली पेट हमारा कोई के बाबू कुछ खाना ना खले रहिया, जात ना रही वाला जोड़ी ले गइल बनी घीच के, बड़ा जोड़ी से घीच के। ई कोनो मतलब है? मुंह धोते बेचारा आ जे मुंह उदारू बेचारा क्या। जहरीली शराब से मौत की खबर से प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। शराब का पता लगाने के लिए गांव पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने कई घरों में छापेमारी की। इस दौरान खेत से शराब का एक थैला भी बरामद हुआ, मगर एसडीओ का कहना है कि अब तक की जांच में शराब से मौत की बात सामने नहीं आई है। चल रही है, क्या कहेंगे सर? सूचना हम लोग को मिली थी, कुछ अफवाहें थी, सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शराब पीने से हुआ है, परंतु हम लोग यहाँ पूरी टीम के साथ में सुबह से ही हैं और परिवारजनों से भी प्राप्त किए हैं, गांव वालों से भी बात किए हैं, रेड भी कर रहे हैं। ऐसी कोई सूचना संपुष्ट नहीं हो पा रही है कि शराब पीने से मृत्यु हुई है। जब एक मृतक की पत्नी साफ साफ मौत की वजह शराब बता रही है, तो वो कौन लोग हैं जिनके हवाले से प्रशासन स्वाभाविक मृत्यु की बात कह रहा है? ऐसे में सवाल ये है कि क्या पहले की कई घटनाओं की तरह यहाँ भी शराब से मौत का सच दबाने की कोशिश हो रही है, या एक साथ 3 लोगों की मौत का सच कुछ और ही है? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। राजधानी पटना में बड़े सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ, खुलासा हुआ। पुलिस ने फर्जी तरीके से नौकरी दिलाने वाले गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
यह गिरोह पटना में रहते हुए पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक अपना रैकेट चलाता है और अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर नौकरी दिलाने की गारंटी लेता था। गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से 19 लाख कैश, 19 हार्ड डिस्क, 774 सीपीयू और दूसरे डिवाइस बरामद किए गए। गिरोह का सरगना नालंदा का रहने वाला अश्विनी सौरभ नाम का शख्स है। बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं। आपने सबने व्यापम घोटाला सुना होगा मध्य प्रदेश का, उसमें इन्हीं का ही जो पुराना एक साथी उसमें जेल जा चुका है, जो कि मूल रूप से रहने वाला है मुजफ्फरपुर का, लेकिन पटना में ही रह के काम करता था। उसके अलावा यूपी में आपको याद होगा कि काफ़ी हाई प्रोफाइल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का परीक्षा पेपर लीक हुआ था, जिसमें एक IAS ऑफिसर भी जेल गए थे। उसमें भी इसी गैंग का एक सदस्य है जो कि जेल जा चुका है। ये लोग ऑफलाइन एग्जामिनेशन यानी कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसको मैनेज करने के लिए जो प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से एग्ज़ाम छपता है उसी को ही मैनेज करते थे। इसमें एक कौशिक प्रिंटिंग प्रेस का नाम आया है जो कि कलकत्ता में है। उसका जो ओनर है वो जो यूपी की परीक्षा हुई थी, जो लीक हुआ था टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला, बनारस के केंद्रों से हुआ था, उसमें वो जेल जा चुका है। चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश के आने वाले हैं, लेकिन सियासी सगबुगाहट बिहार में बढ़ गई है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सभी अपने अपने नजरिए से यूपी इलेक्शन को देख रहे हैं, जीत हार के मायने समझ रहे हैं। आखिर यूपी चुनाव का बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम बड़ा सियासी प्रभाव डाल सकता है। यूपी के चुनाव परिणाम पर बिहार की भी नजर है। बिहार के सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के दो घटक दल जनता दल यूनाइटेड और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने भी यूपी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी चुनाव परिणाम बिहार की सियासत को भी प्रभावित कर सकती है। सुनिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं। जनता दल यू ने अपनी उपस्थिति जरूर उत्तर प्रदेश में दर्ज कराई है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मील के पत्थर का काम करेगी, क्योंकि जिन वर्गों को हम उत्साहित करना चाहते थे उनमें उत्साह पैदा हुआ है, ऐसा हमें लगता है। हालांकि यूपी में जीत से जहां बीजेपी और मजबूत होगी, देश में पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी, तो बिहार में भी एनडीए मजबूत होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बिहार एनडीए के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूपी का परिणाम विरोधियों को करारा जवाब देगा कि पीएम मोदी का चेहरा राष्ट्रीय राजनीति में सब पर भारी है, तो वहीं विपक्षी आरजेडी ईवीएम पर अभी से ही सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, हिंदुत्व के कार्ड पर यूपी के चुनाव नहीं हुआ है, विकास के कार्ड पर हुआ है। एकमात्र हमारे जो हम यूपी चुनाव में बहुत जगह घूमे हैं, तो हम यूपी में जो विकास का योजना है, आज जो अराजकता का माहौल था, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो जोगी जी हैं उनको लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। बुलडोजर बाबा आम लोगों में कि जो अराजकता के जो अपराधी थे, गुंडा तत्व थे, उसको उन्होंने समाप्त किया। और पहले कोई जैसे बिहार में 15 साल पहले स्थिति थी कि स्टेशन से उतरकर घर नहीं जाता था लोग, यही स्थिति यूपी में थी कि स्टेशन से उतर के लोग स्टेशन पर रहता था। एग्जिट पोल तो बराबर दिखाते ही रहता है ना, लेकिन जीत पूरी तरह समाजवादी पार्टी का होगा। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। पूरे प्रदेश के और देश के लोगों को विश्वास है, उसी में है। यूपी में निश्चित ही बीजेपी की सरकार आ रही है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार सरकार बनेगी और ऐसा लगता है कि हमने जदयू ने कोशिश की, लेकिन हम लोगों का बेस बहुत मजबूत नहीं था, तो इसलिए इस बार तो हम लोगों की कोई जगह नहीं हो सकती है, लेकिन अगली बार के लिए ट्राई करेंगे। सपा की सरकार तो बिल्कुल नहीं आएगी। चुनाव यूपी में भले हो रहे हों, रिजल्ट का इंतजार लखनऊ से ज्यादा पटना के नेताओं को है। अब तो सियासत में हिंदुत्व की बात खोलकर की जा रही है। हालांकि सरकार चला रही सत्तारूढ़ एनडीए के नेता इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखते भी नजर आए। कि यूपी के विजय के पीछे डबल इंजन की सरकार
माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और योगी जी का जो बुलडोजर शासन और विकास का प्रतीक है, और हिंदुत्व जो जीवन पद्धति है, जो जीव जगत प्रकृति सबके बारे में सोचती है हिंदुत्व, ये तीनों का सम्मिश्रण के कारण व्यापक सफलता यूपी में मिल रही है। देखिए, ये डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है जीत के लिए, और जो भी जीतेंगे उनको मेरी तरफ से बहुत बधाई, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बहुत बधाई। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कहीं उत्तर प्रदेश जीत के, दुनिया जीत के, भारत जीत के हम बिहार में आके हिंदुत्व करेंगे, तो ऐसे लोग कान खोल करके सुन ले कि नीतीश कुमार के होते हुए वो इस तरह के एजेंडे पे, जिसमें लोगों में नफरत फैलाना हो, डर पैदा करना हो, इस तरह के एजेंडे को बिहार में लागू करने की इजाजत हमारी सरकार किसी भी हाल में नहीं देगी। मामला यूपी चुनाव से जुड़ा है, इसलिए सियासत बिहार की भी गर्म हो चुकी है। आरजेडी के बड़े नेता तो ईवीएम के बहाने निशाना सीधे यूपी के मुख्यमंत्री पर साध रहे हैं और दावा बीजेपी की हार तक का कर रहे हैं। और अगर बिहार के तरह कहीं कुछ किए थोड़ा बहुत तो श्योर होंगे। श्योर अभी कौन हो सकता है? ये कह सकता है कि साहब हमें पूरी आशा है कि हम जीतेंगे, तो इसको आप जनरल इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। और दूसरी बात, अब हम आपके पंजाब में मांगने गए, हम आपके यूपी में मांगने गए, या दूसरे स्टेट में आप लड़े तो एक सीट भी मांगे, हम तो बार्गेनिंग के लिए मांग सकते थे ना, 1 2 3 4 5। तो हमारा ध्येय है बीजेपी को हराना। नेताओं के बयान और दावे अपनी जगह, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम से कई अहम संदेश भी विरोधियों को मिलने वाला है। योगी आदित्यनाथ की जीत से एनडीए मजबूत होगा। विरोधियों को यह संदेश जाएगा कि जातिवाद का एजेंडा नहीं चलने वाला, विकास ही केंद्र में होगा, तुष्टीकरण की राजनीति फेल होगी। साथ ही अहम ये कि सुशासन वाली छवि रखने वाली नीतीश कुमार की सरकार को बीजेपी की मजबूती भी मिल जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।